बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट रादर देन टू द फॉर्म। तो चलकर देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। ओके जी, इसमें सिंपल हम एक ही सिंपल सी बात करेंगे, उसी को लेकर हम एंड तक चलेंगे, जो कि समझना इंतहाई ज़रूरी है और यही इस मैक्सिम का मतलब भी है। जब हम कहते हैं कि इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट रादर देन द फॉर्म, यानी कि इसका मतलब होगा कि जहां पर भी पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो उसको हमेशा हम देखेंगे कि इंटेंशन क्या थी पार्टीज की, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की वजह क्या थी। ये हमारे पास नंबर ऑफ जजमेंट्स मौजूद हैं और तकरीबन हर एक जगह पर यही बात दोहराई जाती है कि दो पार्टीज मिलकर जब कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग या फिर कोई वो डॉक्यूमेंट फॉर्म करती हैं तो उसको हमेशा इंटेंशन देखी जाएगी उसकी, ना कि उसकी फॉर्म देखी जाएगी। हो बाज औकात ये हो सकता है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो कुछ और हमें बता रही हो, लेकिन एट द एंड इवेंचुअलिटी में हमें देखना होगा कि उन पार्टीज की इंटेंशन क्या थी, उन्होंने किस लिए ये एग्रीमेंट फॉर्म किया। और एक आप लोगों ने जुमला सुना होगा जो हमेशा कहा जाता है, इन द लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है, तो लेटर का मतलब होता है जो कि लिखा हुआ है और स्पिरिट का मतलब होता है जो उसके पीछे इंटेंशन है। और जहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी लेटर और स्पिरिट में, तो हमेशा याद रखना है कि वहां पर आप स्पिरिट को, जो इंटेंशन थी, उसको हमने फोकियत या अहमियत देनी होती है। जैसे आप देखते हैं कि लॉ के अंदर, एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा, अक्सर आप देखेंगे कि एक सेक्शन की या किसी लॉ पॉइंट की कोई लैंग्वेज लिखी होगी किसी आर्टिकल की। अब उसके पीछे जब आप जजमेंट्स पढ़ते हैं तो हमेशा जहां पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि जी इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर वाज सो एंड सो। यानी हम उसमें देखेंगे कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर उस केस में क्या थी। तो अगर तो उस इंटेंशन तक हम पहुंच जाएं तो हम बेहतर तरीके से उस डॉक्यूमेंट को, उस एग्रीमेंट को, उस लॉ सेक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक आप कह लें कि कंपैरिजन गिवन है कि कॉमन लॉ का क्या तरीकेकार था और उसके बाद एक्विटी ने आकर इसको किस तरीके से हेल्प की। तो डेफिनेटली कॉमन लॉ जो है वो फॉर्म को देखता था कि यानी अच्छा ये लिखा हुआ है 2+2=4। ठीक है, लेकिन वो किस लिए लिखा, इंटेंशन क्या थी, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, उस तक वो नहीं जाता था और उसी तरीके से वो रेमेडीज प्रोवाइड करता था कॉमन लॉ, जो कि आप कह लें कि इन अ ब्रॉडर सेंस वो लोगों को उस तरीके से रेमेडीज प्रोवाइड नहीं करता था। तो चलते हैं, हम इसको अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं थॉरोली। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है, द रूल ऑफ दिस मैगजीन मीन्स दैट अ कोर्ट ऑफ एक्विटी इज कंसर्न मोर विद द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। जैसा मैंने पहले बताया कि जो कोर्ट ऑफ एक्विटी है वो इंटेंशन की बात करेगी, देन विद द एक्चुअल फॉर्म ऑफ द ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन। ठीक है, जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी जो एक कोर्ट ऑफ इक्विटी है वो इंटेंशन देखेगी कि वो की क्यों गई, और फिर उसको उसी तरीके से उसके स्पिरिट में परफॉर्म करवाने की कोशिश करेगी। Equity gives effect to what the real intention of the parties to a contract is, and like law, it is not always to be guided by the language in which that intention is expressed in the deed. ठीक है, तो लॉ क्या करता है कि वो हमेशा गाइड करता है उसकी लैंग्वेज से, उस डॉक्यूमेंट के अंदर लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। ठीक हो गया, उस डीड के अंदर लैंग्वेज क्या है, जबकि इक्विटी इंटेंशन की बात करती है। और जब हम इंटेंशन की बात करेंगे तो वो एक हमारे पास ब्रॉडर सेंस आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं, इफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड फेल्स टू कंप्लीट ऑन द डे फिक्स्ड फॉर कंप्लीशन। जैसे कि पर्सन ए पर्सन बी को कहता है कि मैं फलां तारीख को आपको पैसे देकर ये जमीन परचेज कर लूंगा। ठीक है, एट, और उस दिन अगर वो नहीं कर पाता, एट लॉ ही इज इन ब्रीच ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉ की बात की जाए तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट हो चुका है, यानी अब वो ब्रीच हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना चाहिए। Whereas in equity, it will usually suffice if he is ready to complete within a reasonable time, a reasonable period thereafter। ठीक है, और equity के मुताबिक अगर तो वो कुछ और टाइम उसको अलाउ कर दिया जाता है और उसके बाद वो अभी भी रेडी है, विलिंग है अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो फिर उसको वो टाइम मिल जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट हम कंप्लीशन की तरफ
लेके जाएंगे। Equity as a matter of fact regards the spirit and not the letter of the law। तो इस तरीके से इक्विटी जो है वो स्पिरिट का रिगार्ड करती है, जैसे मैंने पहले कहा वो लेटर का रिगार्ड भी करती है लेकिन उससे ज्यादा स्पिरिट का करती है। अब यहाँ पर जो रीजनेबल पीरियड देयर आफ्टर, अब यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि बेसिकली अब देखेंगे ना इंटेंशन क्या थी। इंटेंशन ये नहीं थी कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए और उसके बाद एक पार्टी दूसरे से जो है वो डैमेजेस और कंपनसेशन क्लेम करना शुरू करे, बल्कि इंटेंशन ये थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इस वजह से हमने लॉ के बजाय इक्विटी को इन्वॉल्व किया कि उसका पर्पस हम फुलफिल कर सकें। बेशक उसके लिए थोड़ा सा और टाइम किसी पार्टी को चाहिए तो वो ले ले, लेकिन जो एक्चुअल पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का वो फुलफिलमेंट था, तो इसको हम फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। अब यही चीज यहाँ पर डिस्कस की गई है, कंपैरिजन ऑफ कॉमन लॉ एंड इक्विटी। एज इट इज सीन बिफोर, कॉमन लॉ वाज वेरी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, रिजिड था कॉमन लॉ, इनफ्लेक्सिबल था, लेटर की बात करता था, स्पिरिट की बात नहीं करता था। इट कुड नॉट रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू द डिमांड ऑफ टाइम। अब डिमांड ऑफ टाइम को लॉ वो फेवरेबली रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो कहता है टाइम खत्म हो गया तो दैट्स इट, अब हर एक चीज खत्म हो गई है, ईच एंड एवरीथिंग इज गॉन। In respect of acquisition and transfer of property, it regarded the form of a transaction to be more important than its substance। अब लॉ जो था वो फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन को आप कह लें ज्यादा अहमियत देता था। Common law was fond of mere technicalities। Equity looks to intention of parties। अब इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो लॉ कॉमन लॉ था ये टेक्निकलिटीज की बेस पर डिवेलप हुआ था। अगर कोई टेक्निकलिटी आ गई तो वहीं पर किसी भी बंदे के केस को डिस्कार्ड कर दिया जाता था, जबकि आज का जो मॉडर्न लॉ है वो यही कहता है कि दी मैटर्स मस्ट बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स रादर देन ऑन टेक्निकलिटीज। ठीक है, तो इस वजह से टेक्निकलिटीज को हमें अवॉइड करना चाहिए और मेरिट्स की बात करनी चाहिए कि एक्चुअली क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। ठीक है, तो टेक्निकल चीजें बहुत सारी होती हैं, जैसे आपने पढ़ा डिले डिफीट्स इक्विटी, दैट इज अ टेक्निकल ग्राउंड। ठीक है, यानी कि एक पार्टी आती है कोर्ट में, अब वो टाइम लिमिटेशन उसका खत्म हो गया है। ठीक है, और उसी बेस के ऊपर उसकी बात ही नहीं सुनी जाएगी कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, बल्कि उसके केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये टेक्निकलिटी होती है। अब यहाँ पर भी बेसिकली किसी की इंटेंशन नहीं देखी जा रही। ठीक है, एक टेक्निकलिटी आ गई कि अच्छा जिस टाइम कहा था उस टाइम तो उसने पूरा नहीं किया, तो दैट्स इट, अब ये सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो कॉमन लॉ ये टेक्निकलिटी की बात करता था। अब इक्विटी के लिए कहता है इक्विटी लुक्स टू इंटेंशन ऑफ पार्टीज एंड नॉट टू द वर्ड्स, एंड इट लुक्स टू द रियलिटीज रादर देन टू मेयर अपीयरेंसेस। यानी अपीयरेंसेस उसने इक्विटी ने सिर्फ ये नहीं देखना कि सामने हमें क्या नजर आ रहा है, बल्कि इक्विटी जो है वो इन डेप्थ चीजों को देखती है, रियलिटी को देखती है, पार्टीज की इंटेंशन को देखती है। तो ये यहाँ पर टोटल बात हो रही है। ओके, अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ कि किन किन केसेस में हमें ये मैक्सिम एप्लीकेबल नजर आता है। द एप्लीकेशन कैन बी सीन इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलीफ अगेंस्ट पेनल्टीज एंड फॉरफीचर्स। इसकी हमने कुछ बात अभी की, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या सिचुएशन क्रिएट होती है अगर एक पार्टी उसको टाइम पर पूरा ना करे, इसको हम देखते हैं। सेकेंडली, रिलीफ इन रिगार्ड टू प्रीकेटरी ट्रस्ट। ठीक है, प्रीकेटरी ट्रस्ट हम देखेंगे कि ये क्या है, ये किस तरीके से फॉर्म होता है। उसके बाद है रिलीफ इन रिगार्ड टू मॉर्गेजेस, द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन एंड और द डॉक्ट्राइन ऑफ क्लॉज ऑन रिडेम्पशन। इसके बाद है एटीट्यूड इन रिगार्ड टू स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है, तो ये तीन चार तरह की चीजें हैं जिसके अंदर हमें ये मैक्सिम नजर आएगा कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलीफ अगेंस्ट पेनल्टीज एंड फॉरफीचर्स, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है? कॉमन लॉ कोर्ट्स इंसिस्टेड ऑन द लिटरल फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि जो लिटरल फॉर्म है जो हमें नजर आ रहा है कॉमन लॉ ने उसको इंसिस्ट करना है, उसके ऊपर इंसिस्ट करना है। दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड, सर्टेन अमाउंट मस्ट बी गिवन एज कंपनसेशन। ठीक है, और वो क्या देखेगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है। अब पार्टीज के दरमियान ये सेटल्ड था कि जब ब्रीच होगा तो ब्रीच करने वाली पार्टी दूसरी पार्टी को कंपनसेशन पे करेगी।
दो द एक्चुअल लॉस इज नॉट दैट मच। अब होता ये था कि वो जो लॉस एक्चुअल हुआ है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो कंपनसेशन और डैमेजेस क्लेम इतने ज्यादा किए जाते थे और फिर कॉमन लॉ कोर्ट्स इतने ज्यादा वो डैमेजेस अवॉर्ड करती थी कि वो एक पार्टी एक मुश्किल में पड़ जाती थी, यानी हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आता था। दैट वाज अ बिट अनफेयर। अब कहता है इक्विटी इंटरप्रेट द पर्पस एंड इंटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन देखनी है पार्टीज की कि वो क्या चाहती हैं। The principal object of the contract is to perform it and not the compensation। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, पार्टी सभी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए, ना कि एक दूसरे से पैसे कंपनसेशन की तरह हथियाए जाएं। ठीक है। द कंपनसेशन इज अ सब्सिडियरी मैटर। अब कंपनसेशन भी एक सब्सिडियरी मैटर है। इसका मतलब ये है कि कंपनसेशन इसलिए रखी जाती है ताकि लोग टाइम पर अपना काम करें। जैसे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में फी पे करनी होती है, या आप नॉर्मली देखते हैं कि बहुत जगह पर हम लोग फीस पे करते हैं, फाइन्स देते हैं। अगर हम विद इन टाइम पे नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर मजीद फाइन इम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है। उसका मकसद ये नहीं होता कि हम फाइन लेंगे, बल्कि उसका मकसद ये होता है उस चीज से डरते हुए हम अपना काम वक्त पर पूरा करें। ठीक है। तो जब ये कंपनसेशन क्लॉज रखी जाती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि कंपनसेशन लेनी है, बल्कि मकसद ये होता है कि उस कंपनसेशन से डरते हुए जो पार्टीज हैं वो अपने अपने जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं वो टाइम पर परफॉर्म करें। ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मतलब बनता है। अब इसी तरीके से प्रिकेटरी ट्रस्ट है। अब इसको गौर से हम देखेंगे कि बेसिकली ये किस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब ट्रस्ट किस तरीके से क्रिएट होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंटेंशन ऑन हिज पार्ट टू क्रिएट अ ट्रस्ट देयर बाय। यानी कि किसी भी पार्टी के ऊपर एक ट्रस्ट वो तब क्रिएट करेगी जब इंटेंशन हो ट्रस्ट क्रिएट करने की। उसके बाद है द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट, कि भाई मैं ट्रस्ट क्यों क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाता है बेनिफिशियरी। अब डेफिनेटली ट्रस्ट का मतलब यही होता है ना कि आप एक किसी बंदे को फायदा पहुंचाएंगे, वरना तो फिर ये आम ट्रांजैक्शन हो जाएगी, ट्रस्ट तो नहीं होगी। जैसे अगर मैं मुझे पता है कि अगर मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं किसी एक बंदे को ट्रस्टी बना दूंगा कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मेरे बच्चों के लिए है, और आपने सिर्फ ये करना है क्योंकि वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, तो आपने मेरी प्रॉपर्टी से फायदा डायरेक्टली उनको पहुंचाना है। अभी इस एग्जाम्पल में जो छोटे बच्चे होंगे दे आर बेनिफिशियरी। ठीक है। अगर बेनिफिशियरी नहीं है तो फिर वो ट्रस्ट का मकसद ही कोई नहीं है। ठीक हो गया। पर्पस क्या है? उन बच्चों को फायदा पहुंचाना है। और उसके बाद द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब डेफिनेटली किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आप ट्रस्ट देंगे ना, जब आपने किसी को फायदा पहुंचाना है तो उसके लिए आपके पास कोई वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए। तो ये बेसिकली छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं एक ट्रस्ट के। अब यहां पर कहता है वेयर एन ऑथर यूजेस वर्ड्स सच एज आई होप, आई रिक्वेस्ट और आई रिकमेंड, द फर्स्ट कंडीशन इज मिसिंग। अब ये जो वर्ड्स हैं, मैं किसी को कहता हूँ कि जी मुझे उम्मीद है, या मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, या मैं फिर ये चाहूंगा कि ऐसा हो जाए। अब बेसिकली यहाँ पर उसने ट्रस्ट का वर्ड, ऑथर ने ट्रस्ट का वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है। ट्रस्ट का वर्ड यहाँ पर हमें यूज होता नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहली कंडीशन थी एन इंटेंशन ऑन हिज पार्ट, इंटेंशन यहाँ पर हमें अपेरेंटली नजर नहीं आ रही। अब यही बात बेसिकली हमने डिस्कस करनी है कि ये मैक्सिम अप्लाई कैसे हो रहा है। ठीक है। हमने यही बात की थी कि हमने इंटेंशन देखनी है, हमने फॉर्म नहीं देखनी। अब यहाँ पर फॉर्म मिसिंग है। ठीक हो गया। ट्रस्ट का वर्ड नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंटेंशन यही है कि नहीं ट्रस्ट क्रिएट करना है। अब कहता है इन केसेस वेयर सब्सीक्वेंट इंग्रेडिएंट्स आर फाउंड। अब हमने देखा कि ट्रस्ट का वर्ड तो यूज नहीं हुआ, लेकिन इंग्रेडिएंट सारे वही हैं। वो बंदा दूसरे से कहता है जी कि मैं ये चाहता हूँ, या मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं मरने वाला हूँ, और मेरी प्रॉपर्टी से जो है फायदा आप मेरे बच्चों तक पहुंचाएं। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि मेरी ख्वाहिश है, मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि मैं आपको ट्रस्टी अपॉइंट करूं। ठीक है। तो in early days it was held by the equity courts that he had the intention। अब कॉमन लॉ की तरफ जाएंगे तो वो यही कहेगा कि ये ट्रस्ट तो क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि फॉर्म नहीं है। ठीक है।
जस्ट लाइक आप देखते हैं कि जब किसी को आप निकाह करते हैं या तलाक देते हैं, जस्ट एज एन एग्जांपल मैं कोट करूं, थोड़ी सी रिमोट एग्जांपल है, उसमें आप इंटेंशन देखते हैं किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की या किसी निकाह को खत्म करने की, ठीक है। वहां पर भी यही चीज होगी कि वो फॉर्म तो नहीं है लेकिन इंटेंशन मौजूद है, तो हम फिर इंटेंशन के ऊपर एक्ट अपॉन करेंगे, ठीक है। तो इक्विटी कोर्ट्स फिर क्या करती थी, उन्होंने ये कहा कि भाई ही हैड द इंटेंशन, दिस व्यू इज इन यूज नाउ बट नॉट एज लिबरली एज बिफोर, ठीक है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज्ड कर दिया गया, उसके बाद जो है वो ट्रस्ट एक्ट एक हमने बना दिया, लेजिस्लेट कर दिया, अब उसके मुताबिक हमें चीजों को करना पड़ता है। लेकिन एज अ जनरल रूल और ओवरऑल जब हम इसके इम्प्रेशन को देखेंगे तो हमें यही पता चलेगा कि बेसिकली इंटेंशन को ही देखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रस्ट इस तरीके से प्रीकेटरी ट्रस्ट क्रिएट किया जा सकता है। अब उसके बाद रिलीफ इन रिगार्ड टू मॉर्गेजेस, इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है, सिंपल आप लोगों ने रूल्स पढ़े हैं मॉर्गेज के हवाले से, रूल ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है, और उसके अलावा कंसोलिडेशन ऑफ मॉर्गेजेस भी हमने पढ़ रखा है। तो बेसिकली उसके अंदर भी यही था कि जहां पर एक पार्टी जो मॉर्गेजर है उसने एक खास वक्त दिया कि भाई मैंने आपसे पैसे ले रहा हूँ, अपनी ये प्रॉपर्टी रखवा रहा हूँ, ठीक है, तो फला डेट तक मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा और अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा, ठीक है। अब वो एक से ज्यादा अगर वो मॉर्गेजेस उसने की हुई हैं और टाइम जो है वो खत्म हो गया जिस टाइम को उसने कहा था कि भाई मैं वापस लूंगा, अब कंसोलिडेशन ये कहती है कि जो मॉर्गेजी है वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि नहीं, अब आप अपनी जितनी भी मॉर्गेजेस हैं सारे पैसे अदा करके आप सारी प्रॉपर्टीज वापस ले जाएं, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है इस एग्जांपल से कि भाई जहां पर टाइम खत्म भी हो जाए वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, और वो ये नहीं है कि भाई फौरन से वो बंदा उसी दिन जाएगा और वो उस प्रॉपर्टी को बेच देगा या फिर उस प्रॉपर्टी को वो अपने नाम करवा लेगा जो मॉर्गेजी है, ठीक है, बल्कि रीजनेबल टाइम वहां पर भी दिया जा सकता है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर रिलीफ ग्रांट किया जाएगा क्योंकि वहां पर भी इंटेंशन थी, प्रॉपर्टी आपने सिर्फ एक सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई थी, ठीक है। इंटेंशन यही थी कि एट द एंड पैसे जो जरूरत है वो पूरी करके पैसे वापस करके फिर आप प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे। अब जैसे आप बैंक वगैरह से लोन लेते हैं अपना प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करके या फिर आप प्लेज रखवाते हैं किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो वहां पर आपका यही होता है कि भाई हम अपना ये रजिस्ट्री मकान की अपनी ये प्रॉपर्टी हम वापस ले लेंगे और बैंक के पैसे वापस कर देंगे। तो बेसिक इंटेंशन यही होती है, इसी को हमें देखना चाहिए। अब कहता है द मॉर्टगेजर हैज अ राइट टू ऑब्टेन हिज प्रॉपर्टी बैक बाय पेमेंट ऑफ द डेट एंड दैट इज हिज राइट ऑफ रिडेम्पशन। ठीक हो गया, तो राइट ऑफ रिडेम्पशन उसके पास मौजूद है। द मॉर्टगेजर्स राइट ऑफ रिडेम्पशन इज गार्डेड बाय कोर्ट्स and this has been expressed in a well-known legal maxim, once a mortgage always a mortgage and nothing but a mortgage। इसका मतलब है कि जो चीज आपने मॉर्टगेज रखवाई वो हमेशा मॉर्टगेज ही रहेगी, और उसकी इंटेंशन क्या थी, वो सिर्फ मॉर्टगेज ही है, ये नहीं है कि आपने वो प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम लगा देनी है, ठीक है। एंड नथिंग बट अ मॉर्टगेज का ये मतलब होगा, तो ये यहाँ पर हम इसका मीनिंग लेंगे और इस तरीके से हम इस मैगजिम को अप्लाई करेंगे। उसके बाद है एटीट्यूड इन रिगार्ड टू स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको हमें मजीद बेहतर तरीके से समझना होगा। सबसे पहले कहते हैं द स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड ऑलवेज इंसिस्टेड अपॉन राइटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड रिगार्डिंग लैंड ट्रांजैक्शन। अब क्या है कि जो स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड है, यानी कि जो लॉ लिखा हुआ था रिलेटेड टू फ्रॉड, उसने हमेशा ये इंसिस्ट किया कि जहां पर भी कोई लैंड ट्रांजैक्शन होती है पार्टीज के दरमियान, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में होना चाहिए और सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए पार्टीज के। एट द सेम टाइम इवन दिस रिक्वायरमेंट कुड नॉट सेव पार्टीज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड। अब होता ये था कि भाई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी फ्रॉड हो जाता था, ठीक है, सिग्नेचर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आज भी हम देखते हैं कि फ्रॉड करने वाले लोग फ्रॉड कर लेते हैं, ठीक है। तो उस चीज को अब होता ये था कि जो बाज ऐसे थे डिफेंडेंट्स के वो उसको इन राइटिंग लेकर नहीं आते थे, ठीक है, ताकि जो है वो फ्रॉड पकड़ा ना जाए। इन राइटिंग नहीं लेकर आए तो कल को वो कोर्ट में जाके कह सकेंगे कि भाई इन राइटिंग तो है ही कुछ नहीं, और उनके लिए मुकरना आसान होता था, ठीक है। या लॉ की भी यही रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपने
फ्रॉड अलेज करना है और आपको रेमेडी चाहिए, तो फिर वो रिटन फॉर्म में आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी लॉ की। अब इक्विटी ने वहां पर इस सिचुएशन से निकलने के लिए दो एक्सेप्शंस क्रिएट कर दी। एक तो ये कि इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इन राइटिंग, द प्लेंटिफ कुड एनफोर्स इट इन द कोर्ट ऑफ इक्विटी against the defendant who used to take plea that contract was not in the written form। अब ये हुआ कि इक्विटी ने वो रिक्वायरमेंट ही खत्म कर दी। इक्विटी ने ये कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट चाहे वर्बल ही क्यों ना हो वो बाइंडिंग होगा, और अगर एक बंदा किसी दूसरे से फ्रॉड करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में नहीं है, तो इवन देन जिसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है वो बंदा आकर कोर्ट में रेमेडी ले सकता है। ठीक है, तो पहली एक्सेप्शन उन्होंने ये क्रिएट कर दी इक्विटी कोर्ट्स ने। सेकंड कहता है इफ अ कॉन्ट्रैक्ट वाज पार्टली परफॉर्म्ड बाय द प्लेंटिफ इट टुक इट आउट फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, रिजल्टिंग दैट द प्लेंटिफ कुड नॉट एनफोर्स इट स्पेसिफिकली। अब होता ये था कि जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टीज के दरमियान, ठीक है, और प्लेंटिफ ने क्या किया, उसको पार्टली परफॉर्म किया, पूरा परफॉर्म नहीं किया, तो वो जो स्टैट्यूट था वो ये कहता था, रिटन लॉ ये कहता था कि भाई जहां पर पार्ट परफॉर्मेंस है वहां पर एक बंदा उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, यानी अभी उसने कुछ हिस्सा परफॉर्म किया हुआ है तो वो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब को भी इक्विटी ने आकर प्रोटेक्शन दी। ठीक है, क्योंकि लॉ ये कहता था कि अगर उसने पार्ट परफॉर्मेंस किया है तो देयर इज नो रेमेडी फॉर हिम, लेकिन इक्विटी ने ये कहा कि नहीं, अगर पास्ट परफॉर्मेंस भी की हुई है तब भी वो स्पेसिफिकली एनफोर्स या स्पेसिफिकली परफॉर्म उस कॉन्ट्रैक्ट को करवा सकता है। तो ये चीज वहां पर आप कह लें कि इक्विटी ने एक हमें रेमेडी प्रोवाइड कर दी, क्योंकि इन दोनों केसेस में आप देखेंगे बेसिकली इंटेंशन की बात हो रही है। ठीक है, अब इंटेंशन इस केस में भी यही थी कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना चाहिए, ये ना हो कि वो पार्ट परफॉर्मेंस की वजह से रह जाए। ठीक है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट यानी वो रिटर्न नहीं है तो इस चीज का एडवांटेज ले ले कोई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों सूरतों में हमें इंटेंशन को देखना होगा। ओके जी, अब हम आते हैं रिकग्निशन इन पाकिस्तान के। हम देखेंगे कि पाकिस्तान में प्रेजेंट डे में ये जो मैक्सिम है ये किस तरीके से एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें नजर आता है सेक्शन 55 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें कहता है इफ टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज नॉट परफॉर्म्ड इन दी स्टिपुलेटेड टाइम। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, यानी लाजमी है कि आपने उसी टाइम पे परफॉर्म करना है, और उस टाइम पर वो परफॉर्म नहीं किया जाता, द कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ इट विच इज अनपरफॉर्म्ड वुड बी वॉइडेबल एट द इंस्टेंट ऑफ द प्रोमिसी। अब इसमें कहता है कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट या अगर उसका कुछ पार्ट जो अनपरफॉर्म्ड रह गया उस टाइम तक, वो वॉइडेबल होगा एट द इंस्टेंट ऑफ द प्रोमिसी। यानी कि जिस बंदे के राइट इन्फ्रिंज हुए हैं, ठीक है, जिसकी फेवर में वो परफॉर्म किया जाना था वो परफॉर्म नहीं हुआ, उसके ऑप्शन पे वो वॉइडेबल है। जैसे पर्सन ए और पर्सन बी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए कहता है जी कि मैं 50 आटे की बोरियां आप तक पहुंचा दूंगा फलान डेट को। अब वो इतना जरूरी काम था कि वो टाइम इज द एसेंस। अब उस टाइम वो 30 पहुंचा देता है, 20 रह गई हैं, तो 20 की हद तक वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा। ठीक है, ऑन ऑप्शन ऑफ बी। एक तो ये सिचुएशन आ गई। अब इसमें दूसरी सिचुएशन है इफ टाइम इज नॉट एसेंस इट विल नॉट बिकम वॉइडेबल बट एंटाइटल्स द प्रोमिसी टू डैमेजेस। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब पहले ये होता था कि टाइम इज द एसेंस है या नहीं है, अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पर परफॉर्म नहीं किया तो दैट बिकम्स वॉइडेबल। ठीक है, जहां पर ये पहली वाली बात हुई है, और यहां पर पहली सिचुएशन में पार्टीज लाजमी लिखेंगी कि टाइम इज द एसेंस। ठीक है, जनरल बात नहीं होगी, उसमें स्पेसिफिक होगी। सेकंड सिचुएशन अब थोड़ी सी रिलीव्ड है कि पहले ये होता था कि अच्छा टाइम एसेंस है या नहीं है, ब्रीच हुआ तो वो पार्टी कहती थी जी मैं परफॉर्म ही नहीं करता और आप मुझे इतने डैमेजेस भी दे दें। ठीक है, अब होता ये था कि डबल नुकसान था उस बंदे को जिसने परफॉर्म नहीं किया। एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से उसको नुकसान होगा। सेकेंडली उसको डैमेजेस भी बहुत हैवी देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया
कि अगर टाइम एसेंस नहीं है तो फिर वो वॉइडेबल नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि जितना नुकसान हुआ है प्रोमिसी को उतना वो नुकसान वो रिकवर कर लेगा, उससे ज्यादा नुकसान भी वो रिकवर नहीं कर सकेगा और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट भी वो फौरन से खत्म नहीं करेगा। अब इसमें तीसरी सिचुएशन आ जाती है, मोर ओवर व्हेन परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड एट द टाइम अदर देन द स्टिपुलेटेड वन इन द कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोमिसी इज नॉट एंटाइटल्ड टू डैमेजेस। अब तीसरी सिचुएशन और भी रिलीव्ड है कि जहां पर टाइम एसेंस भी नहीं था और वहां पर ऑप्शन आ जाता है प्रोमिसी का कि अगर वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है किसी और टाइम, ठीक है, तो फिर वो डैमेजेस के लिए भी इंटाइटल्ड नहीं होगा, यानी कि ना तो वो वॉइडेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट और ना ही फिर वो डैमेजेस मांग सकता है। तो ये इसके अंदर तीसरी सिचुएशन आ जाएगी सेक्शन 55 में। ओके जी। अब उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 114 एंड 114 ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसमें कहते फॉर फ्यूचर क्लॉजेस की बात हुई है कि जहां पर एक बंदा है वो किराएदार है किसी दूसरे बंदे का और वो क्या करता है कि उसको किराया पे नहीं करता और वो बंदा उसको कोर्ट के अंदर जाकर सू कर देता है कि भाई प्रॉपर्टी जो है तुम छोड़ दो, निकल जाओ इसमें से। अब वो बंदा अगर कोर्ट में जाकर ये कहे कि जी मैं पिछला किराया देने के लिए तैयार हूँ, आगे मैं किराया देने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है, और मैं अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल विलिंग हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट्स ऑफ इक्विटी हैं वो ये कह सकती हैं और वो फिर बजाय इसके कि वो डिक्री इशू कर दे इन द फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड कि भाई वो बंदा किराएदार वहां से निकल जाएगा, बल्कि वो बेहतर ये होगा कि वो वहीं पर रहे, ठीक है, अपना किराया भी मिलता रहे, क्योंकि प्रॉपर्टी जब किराए पर दी जाती है तो उसका मकसद यही होता है कि हम फायदा हासिल कर सकें, ठीक है। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये सेक्शंस मौजूद हैं कि जहां पर कोर्ट्स ऑफ इक्विटी इस तरीके की चीजें परफॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो इनको हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ इक्विटी को हमने बहुत हद तक लॉ का हिस्सा बना दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। तो इस वजह से हर मैगजीन के अंदर हमें लॉ सेक्शंस नजर आते हैं और वो बेसिकली हमने उस इक्विटी को अब लॉ का हिस्सा बना दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन रूल्स ऑफ इक्विटी ही हैं ये। तो इसको देख लेते हैं। फोर फीचर क्लॉजेस इन अ लीज आर सिमिलरली डिसरिगार्डेड इन सम केसेस वेयर दे आर इंसर्टेड ओनली फॉर सिक्योरिंग और इंश्योरिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द रेंट। वही वाली बात के जो फोर फीचर क्लॉज है उसका मकसद यही है कि बंदा टाइम पे रेंट पे करे, ये नहीं है कि उसको निकाल ही देंगे, फिर तो फायदा ना वो प्रॉपर्टी रेंट पे देने का, ठीक है। इस वजह से कहा जाता है कि रेंट ना पे करने की सूरत में निकाल दिया जाएगा ताकि उससे डर कर वो टाइम पे रेंट पे करे, ठीक है। सो दीज प्रोविजंस आर बेस्ड ऑन दिस मैगजीन। तो ये प्रोविजंस हैं जो कि इस मैगजीन के ऊपर बेस्ड हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।